आज 15 अगस्त 2026 आजाद भारत अपनी आजादी की 80वीं सालगिरह मना रहा है। 80 साल यानी 8 दशक का वो सफर जिसमें भारत ने गुलामी से निकलकर दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र तक का रास्ता तय किया। लेकिन इस सफर की कहानी सिर्फ आजादी की नहीं है, ये कहानी है उन सरकारों की जिन्होंने देश की दिशा तय की। ये कहानी है उन नीतियों की जिन्होंने कभी देश को आगे बढ़ाया तो कभी विकास की रफ्तार पर सवाल खड़े किए। 15 अगस्त 1947 आजादी के बाद लंबे समय तक कांग्रेस सत्ता में रही। फिर 2014 में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी और एनडीए की सरकार आई। तब से लेकर आज तक देश ने योजनाओं, नीतियों और विकास के कई नए मॉडल देखे। तो आइए आज 15 अगस्त के इस खास मौके पर एक ऐसा सवाल पूछते हैं जिसका जवाब शायद सिर्फ हाँ या ना में नहीं दिया जा सकता। आखिर 70 साल को बेकार बताने वालों के पास क्या सच में ऐसा कोई आधार है? और अगर 12 साल में इतना कुछ बदल गया तो इन 12 सालों में ऐसा क्या किया जो पहले नहीं था? इस सच्चाई को जानने के लिए हमें किसी एक सरकार के कार्यकाल को नहीं बल्कि आजादी के पहले दिन से लेकर आज के भारत तक के पूरे सफर को देखना होगा, क्योंकि ना तो आजादी के बाद के वो 70 साल पूरी तरह बेकार थे और ना ही बीते 12 सालों को पूरी तरह कामयाब कहा जा सकता। इस पूरे सफर में कहीं बड़ी उपलब्धियां हैं तो कहीं बड़ी असफलताएं भी हैं। ऐसी नीतियां हैं जिन्होंने देश को नई दिशा दी तो कहीं ऐसे फैसले हैं जिन पर आज भी सवाल उठते हैं। और सबसे बड़ा सवाल, जिस आजादी के लिए हमारे पूर्वजों ने लड़ाई लड़ी उस आजादी को सत्ता में बैठे लोगों की नीतियों ने आम आदमी तक कितना पहुंचाया? इन सवालों के जवाब तलाशने के लिए आज हम करेंगे आजाद भारत के 80 साल का पूरा आकलन। इस पूरे आकलन की असली तस्वीर जानने के लिए वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिए और देखिए हमारा ये खास कार्यक्रम कितने आजाद हैं हम। आजादी के बाद भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी एक नए देश को खड़ा करना। 1947 में देश जब आजाद हुआ तब भारत के सामने गरीब, कम औद्योगिक विकास, कम साक्षरता, कमजोर स्वास्थ्य व्यवस्था और खाद्यान्न की कमी जैसी बड़ी बड़ी समस्याएं थी। उस समय सरकार ने योजनाबद्ध विकास का रास्ता चुना। 1951 में पहली पंचवर्षीय योजना शुरू हुई। इसका बड़ा जोर खेती, सिंचाई और ग्रामीण विकास पर था। भाखड़ा नांगल जैसी बड़ी परियोजनाओं को आगे बढ़ाया गया। उस समय बड़े बांधों को देश के विकास की रीढ़ माना गया। इसके बाद भारत ने भारी उद्योगों पर भी जोर दिया। 1956 की औद्योगिक नीति के तहत सार्वजनिक क्षेत्र को बड़ी भूमिका दी गई। इसी दौर में बड़े सरकारी कारखाने और संस्थान खड़े किए गए। आईआईटी जैसे उच्च शिक्षा संस्थानों का विस्तार हुआ। एम्स की स्थापना हुई। वैज्ञानिक और तकनीकी शिक्षा पर जोर दिया गया। यानी आज जिस भारत की वैज्ञानिक और औद्योगिक नींव की बात होती है उसमें आजादी के शुरुआती दशकों की भूमिका भी महत्वपूर्ण रही। I, Indira Gandhi, do solemnly affirm that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as a minister for the Union, that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as a minister for the Union, and that I will do right to all manner of people in accordance with the Constitution and the law, without fear or favor, affection or ill will. अब आते हैं 1960 के दशक पर। उस समय भारत को खाद्यान्न की भारी समस्या का सामना करना पड़ा। देश को कई बार विदेशों से अनाज मांगना पड़ता था। इसी दौरान भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई।
उन्नत बीज, सिंचाई, खाद और आधुनिक कृषि तकनीक को बढ़ावा दिया गया। पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में इसका बड़ा असर दिखाई दिया। गेहूं और चावल के उत्पादन में तेजी आई। धीरे धीरे भारत खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ा। ये कांग्रेस शासन की सबसे बड़ी उपलब्धियों में गिनी जाती है। हालांकि इसका फायदा देश के हर हिस्से में एक जैसा नहीं पहुंचा और कृषि क्षेत्र में क्षेत्रीय असमानता भी बनी रही। लेकिन एक बात साफ है कि हरित क्रांति ने भारत की खाद्य सुरक्षा को मजबूत जरूर किया। फिर 1969 में बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। सरकार का तर्क था कि बैंकिंग सुविधा बड़े उद्योगपतियों तक सीमित न रहे और गांवों और गरीब लोगों तक बैंक पहुंचे। इसके बाद ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक शाखाओं का विस्तार, कृषि और छोटे कारोबार के लिए कर्ज की पहुंच बढ़ी। लेकिन दूसरी तरफ आलोचना भी हुई कि बैंकिंग व्यवस्था पर सरकारी नियंत्रण बहुत ज्यादा बढ़ गया है। यानी इस फैसले के फायदे भी थे और इसकी अपनी कुछ कमियां। 1970 और 1980 के दशक में गरीबी हटाने पर काफी जोर दिया गया। गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, ग्रामीण रोजगार और ग्रामीण विकास से जुड़ी कई योजनाएं शुरू। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल हमेशा बना रहा, क्या योजनाओं का फायदा सही व्यक्ति तक पहुँच रहा था? कई योजनाएं कागज पर अच्छी थी, लेकिन भ्रष्टाचार, बिचौलियों और कमजोर कार्यवाही के कारण उनका पूरा फायदा आम लोगों तक नहीं पहुँच पाया। लेकिन भारत की एक बड़ी सफलता रही ऑपरेशन फ्लड। 1970 के दशक से चलाए गए इस कार्यक्रम में दूध उत्पादन और डेयरी सहकारिता को बढ़ावा दिया। अमूल जैसे मॉडल से प्रेरणा लेते हुए किसानों को दूध के बाजार से जोड़ा गया। फिर भारत दुनिया के बड़े दुग्ध उत्पादक देशों में शामिल। ये सिर्फ दूध की कहानी नहीं थी, इसलिए गांव में छोटे किसानों और पशुपालकों के लिए आय का एक जरिया भी मजबूत किया। अब बात उस क्षेत्र की जहां आज भारत पूरी दुनिया में अपनी पहचान बना चुका है। भारत ने 1975 में अपना पहला उपग्रह आर्यभट्ट लॉन्च किया। 1969 में इसरो की स्थापना हुई थी। इसके बाद भारत ने धीरे धीरे अपना अंतरिक्ष कार्यक्रम मजबूत किया। आज चंद्रयान, मंगलयान और गगनयान जैसी परियोजनाओं के पीछे उसी शुरुआती वैज्ञानिक आधार की भूमिका दिखाई देती है। यानी अंतरिक्ष के क्षेत्र में आज भारत जिस मुकाम पर है, उसकी नींव कई दशक पहले रखी गई। आजादी के बाद के दशकों में IIT, IIM, एम्स, विश्वविद्यालयों और शोध संस्थानों का विस्तार हुआ। जवाहर नवोदय विद्यालय जैसी पहल भी सामने। इन संस्थानों ने देश को इंजीनियर, डॉक्टर, वैज्ञानिक, मैनेजर और शोधकर्ता दिए। हालांकि शिक्षा की पहुंच और गुणवत्ता में गांव और शहर के बीच बड़ा अंतर लंबे समय तक बना रहा। अब आते 1991 पर। भारत गंभीर आर्थिक संकट में था। विदेशी मुद्रा भंडार बेहद कम हो गया था। देश को आर्थिक सुधारों की जरूरत थी। तत्कालीन प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव और वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व में आर्थिक उदारीकरण शुरू हुआ। लाइसेंस राज को धीरे धीरे खत्म किया गया। कई क्षेत्रों में निजी कंपनियों के लिए रास्ता खोला गया। विदेशी निवेश को बढ़ावा दिया गया। आयात निर्यात से जुड़े नियमों में बदलाव हुए और यहीं से भारतीय अर्थव्यवस्था एक नए दौर में प्रवेश करती है। इसलिए कांग्रेस के पूरे दौर को सिर्फ लाइसेंस राज तक सीमित करना सही नहीं होगा, क्योंकि 1991 के बाद कांग्रेस सरकार ने खुद उस व्यवस्था में बड़े बदलाव किए। 2004 के बाद यूपीए सरकार के दौर में मनरेगा शुरू हुआ। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत ग्रामीण परिवारों को साल में निश्चित दिनों के रोजगार की कानूनी गारंटी देने की व्यवस्था की गई। इस योजना ने ग्रामीण गरीबों को रोजगार का एक सुरक्षा कवच दिया। आलोचना ये रही कि कई जगह काम की गुणवत्ता और भ्रष्टाचार की शिकायतें हैं, लेकिन यह भी सच है कि ग्रामीण इलाकों में मनरेगा ने रोजगार और मजदूरी को सहारा दिया। इसके बाद 2005 में RTI यानी सूचना का अधिकार कानून आया। इसने आम नागरिक को सरकारी कामकाज से जुड़ी जानकारी मांगने का अधिकार दिया। इसका सबसे बड़ा असर यह रहा कि सरकारी व्यवस्था में पारदर्शिता को लेकर जनता के हाथ में कानूनी हथियार आया। फिर स्कूलों में बच्चों को भोजन देने की व्यवस्था ने गरीब परिवारों के बच्चों को स्कूल से जोड़ने में भूमिका निभाई। इसका उद्देश्य सिर्फ भूख मिटाना नहीं था। सरकार चाहती थी कि बच्चे स्कूल आए, पढ़ाई करें और उन्हें कम से कम एक पौष्टिक भोजन मिल सके। अगर पूरे कांग्रेस दौर को देखें तो तस्वीर एक तरफा नहीं है। एक तरफ बड़े बांध बने, भारी उद्योग खड़े हुए, IIT, एम्स और वैज्ञानिक संस्थान बने, हरित क्रांति आई, बैंकिंग का विस्तार हुआ, अंतरिक्ष कार्यक्रम की नींव मजबूत हुई। 1991 में आर्थिक सुधार हुए, RTI और मनरेगा जैसी योजनाएं आई। लेकिन दूसरी तरफ लाइसेंस और परमिट की व्यवस्था ने उद्योगों को लंबे समय तक परेशान किया।
सरकारी नियंत्रण बहुत ज्यादा रहा। गरीबी और बेरोजगारी लंबे समय तक बड़ी समस्या बनी रही। स्वास्थ्य और शिक्षा की पहुंच में भारी असमानता रही। भ्रष्टाचार के बड़े आरोप लगे। यानी कांग्रेस के दौर को न पूरी तरह नाकाम कहा जा सकता है और न ही पूरी तरह सफल। अब आते हैं 2014 के बाद के दौर पर। 2014 में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए सरकार सत्ता में आई। सरकार ने अपने काम का बड़ा आधार बनाया जनधन आधार और मोबाइल यानी जैम। उद्देश्य था कि सरकारी योजनाओं का पैसा सीधे लाभार्थियों तक पहुंचे और बिचौलियों की भूमिका कम रहे। 28 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री जनधन योजना शुरू हुई। इसका उद्देश्य बैंकिंग सुविधा से बाहर लोगों को बैंक खाते से जोड़ना था। जीरो बैलेंस खाते, रुपए कार्ड और सरकारी लाभ को सीधे खाते में भेजने की व्यवस्था ने वित्तीय समावेशन को बढ़ाया। इसका बड़ा फायदा यह हुआ कि करोड़ों लोग औपचारिक बैंकिंग व्यवस्था से जुड़े। 2014 में स्वच्छ भारत मिशन शुरू किया गया। खुले में शौच को खत्म करने और स्वच्छता को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया। देश भर में शौचालय निर्माण को अभियान का रूप दिया गया। इस योजना ने स्वच्छता को राष्ट्रीय चर्चा का बड़ा मुद्दा बनाया। हालांकि सिर्फ शौचालय बनाना काफी नहीं है, उनका इस्तेमाल, साफ सफाई और कचरा प्रबंधन भी उतनी ही जरूरी है। फिर 2016 में उज्ज्वला योजना शुरू हुई। गरीब परिवारों की महिलाओं को एलपीजी कनेक्शन देने का लक्ष्य रखा गया। इसका उद्देश्य था कि महिलाएं लकड़ी और पारंपरिक चूल्हे के धुएं से बच सकें। योजना ने एलपीजी कनेक्शन की पहुंच काफी बढ़ाई, लेकिन एलपीजी सिलेंडर की कीमत और रिफिल की क्षमता भी इस योजना की सफलता का महत्वपूर्ण हिस्सा है। गरीब परिवारों को पक्का घर देने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना शुरू की गई। ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों को इसमें शामिल किया गया। इस योजना का लक्ष्य सिर्फ मकान देना नहीं, बल्कि गरीब परिवार को बुनियादी आवास उपलब्ध कराना। फिर 2018 में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना शुरू हुई। इसका उद्देश्य गरीब और पात्र परिवारों को अस्पताल में इलाज के लिए स्वास्थ्य कवर देना है। बाद में 70 वर्ष और उससे अधिक उम्र के सभी वरिष्ठ नागरिकों को भी योजना के दायरे में लाए। इस योजना ने स्वास्थ्य खर्च को लेकर गरीब परिवारों के लिए सुरक्षा कवच तैयार करने की कोशिश की। इसके साथ 2019 में पीएम किसान सम्मान निधि शुरू हुई। इसके तहत पात्र किसानों को सालाना 6,000 रुपए की सहायता 3 किस्तों में दी जाती है। रकम सीधे बैंक खाते में भेजी जाती है। ये योजना किसान को बड़ी आय देने का दावा नहीं करती, बल्कि छोटे खर्चों में सीधी आर्थिक मदद देने का माध्यम बनी। 2019 में जल मिशन योजना शुरू हुआ। इसका लक्ष्य ग्रामीण घरों तक पाइप के जरिए नल का पानी पहुंचाना। पहले दिन गांव में महिलाओं को दूर से पानी लाना पड़ता था। वहां घर तक पानी पहुंचाना जीवन की गुणवत्ता बदलने वाला कदम हो सकता है। लेकिन यहाँ भी असली चुनौती यही है कि नल लगने के साथ नियमित और साफ पानी भी मिलता रहे। इसके बाद डिजिटल इंडिया ने सरकारी सेवाओं को ऑनलाइन करने की दिशा में बड़ा बदलाव किया। आज आधार, डिजिटल भुगतान, ऑनलाइन सरकारी सेवाएं और मोबाइल आधारित सुविधाएं आम जिंदगी का हिस्सा बन चुकी है। यूपीआई ने डिजिटल पेमेंट को बेहद आसान बनाया। छोटे दुकानदार से लेके बड़े कारोबार तक डिजिटल भुगतान का इस्तेमाल बढ़ा। 2014 में मेक इन इंडिया की शुरुआत हुई। उद्देश्य भारत को मैन्युफैक्चरिंग का बड़ा केंद्र बनाना और निवेश आकर्षित करना था। मोबाइल निर्माण, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल, डिफेंस और कई दूसरे क्षेत्रों में भारत की उत्पादन क्षमता बढ़ाने पर जोर दिया। 2016 में स्टार्टअप इंडिया शुरू हुआ। उद्देश्य युवाओं को सिर्फ नौकरी खोजने वाला नहीं, बल्कि रोजगार देने वाला बनाने के लिए उद्यमिता को बढ़ावा देना था। छोटे कारोबार और स्वरोजगार के लिए मुद्रा योजना लाई गई। छोटे दुकानदार, सर्विस प्रोवाइडर और छोटे उद्यमियों को बिना पारंपरिक बड़े कारोबार की तरह भारी पूंजी की जरूरत के ऋण उपलब्ध कराने की कोशिश की गई। 2015 में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान शुरू किया गया। इसका फोकस बालिकाओं के प्रति सोच बदलने, शिक्षा और जेंडर रेशियो से जुड़े मुद्दों पर रहा। हालांकि इसकी आलोचना भी हुई कि इसके बजट का बड़ा हिस्सा प्रचार पर खर्च हुआ। यानी योजना का उद्देश्य बड़ा था, लेकिन उसके असर को लेकर अलग अलग मत रहे। बेटियों के भविष्य के लिए बचत को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सुकन्या समृद्धि योजना शुरू की गई। माता पिता या अभिभावक बेटी के नाम पर खाता खोलकर उसके भविष्य की शिक्षा और अन्य जरूरतों के लिए बचत कर सकते हैं। असंगठित क्षेत्रों के लोगों को वृद्धावस्था में पेंशन सुरक्षा देने के उद्देश्य से अटल पेंशन योजना शुरू की गई। नियमित योगदान के आधार पर 60 साल की उम्र के बाद पेंशन का प्रावधान किया गया। कम प्रीमियम में
बीमा कवर देने के लिए प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना शुरू की गई। इसका लक्ष्य था कि गरीब और निम्न आय वर्ग के लोग भी बीमा सुरक्षा से जुड़ सके। कोरोना महामारी के दौरान गरीब परिवारों के लिए मुफ्त खाद्यान्न की व्यवस्था शुरू की गई। बाद में इसे लंबे समय तक जारी रखा गया। फिर कोरोना के बाद आत्मनिर्भर भारत अभियान पर जोर दिया गया। उद्देश्य था कि भारत महत्वपूर्ण क्षेत्रों में अपनी घरेलू उत्पादन क्षमता बढ़ाए और वैश्विक सप्लाई चेन में मजबूत भूमिका निभाए। 2023 में पीएम विश्वकर्मा योजना शुरू की गई। इसका लक्ष्य पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों को प्रशिक्षण, टूल किट और वित्तीय सहायता जैसी सुविधाओं से जोड़ना है। 2024 में पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना शुरू की गई। इसका उद्देश्य घरों की छत पर सोलर पैनल को बढ़ावा देना और घरेलू बिजली खर्च को कम करने की दिशा में काम करना है। मोदी सरकार के दौर में हाईवे, एक्सप्रेसवे, रेलवे, विद्युतीकरण, वंदे भारत ट्रेन, एयरपोर्ट और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर बड़ा जोर दिया गया। भारत में सड़क और रेल नेटवर्क के विस्तार ने कनेक्टिविटी को बेहतर किया, लेकिन यहाँ भी सवाल सिर्फ निर्माण का नहीं है। सवाल यह है कि इन परियोजनाओं से आम आदमी को कितना फायदा मिल रहा है और उनकी लागत कितनी है। मोदी सरकार के दौरान रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर जोर दिया। भारत में रक्षा उपकरणों के निर्माण और निर्यात को बढ़ावा देने की कोशिश हुई। इसरो ने मंगलयान के बाद चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 जैसी उपलब्धियां हासिल की। 2023 में चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग ने भारत को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र के पास सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला पहला देश बनाया। यह उपलब्धि सिर्फ मोदी सरकार की नहीं बल्कि दशकों से चल रहे भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम की सामूहिक उपलब्धि। इसके बाद 2017 में जीएसटी लागू हुआ। इसका उद्देश्य अलग अलग अप्रत्यक्ष टैक्स को एक साथ व्यवस्था में लाना था। व्यापारी के लिए टैक्स सिस्टम को सरल बनाने की कोशिश की हुई। हालांकि शुरुआती दौर में छोटे कारोबारियों और व्यापारियों को तकनीकी और अनुपालन संबंधी परेशानियों का सामना भी करना पड़ा। आपको बता दें, 2016 में 500 और 1000 रुपए के पुराने नोटों को बंद किया गया। सरकार ने इसके पीछे काले धन, नकली नोट और आतंकवाद की फंडिंग पर रोक जैसे कारण बताए। लेकिन नोटबंदी को लेकर अर्थव्यवस्था और छोटे कारोबार पर पड़े असर भी काफी आलोचना हुई। इसलिए इसे मोदी सरकार के सबसे विवादित आर्थिक फैसलों में गिना जाता है। फिर आया एक और बड़ा विवाद जब 2019 में जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 के अधिकांश प्रावधान हटाए गए और राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में पुनर्गठित किया गया। सरकार ने इसे राष्ट्रीय एकीकरण और विकास से जोड़ा। वहीं विपक्ष और आलोचकों ने प्रक्रिया और उसके बाद लगाए गए प्रतिबंधों को लेकर सवाल उठाए। इसके बाद अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का रास्ता सुप्रीम कोर्ट के 2019 के फैसले के बाद साफ हुआ। 2024 में राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हुई। यह धार्मिक और राजनीतिक दोनों दृष्टि से भारत की राजनीति की एक बड़ी घटना रही। अब वापस आते हैं उस सवाल पर जिससे हमने शुरुआत की। क्या कांग्रेस के 70 साल बेकार थे? जवाब है नहीं, क्योंकि भारत की शुरुआती औद्योगिक, वैज्ञानिक, कृषि और संस्थागत नींव उसी दौर में रखी गई। एक और सवाल, क्या कांग्रेस के शासन में गलतियां नहीं हुई? बिल्कुल हुई। लाइसेंस राज, धीमी आर्थिक वृद्धि, भ्रष्टाचार, कमजोर कार्यवाही और कई नीतिगत फैसलों की आलोचना। क्या मोदी सरकार ने कुछ बड़ा नहीं किया? ऐसा कहना भी सही नहीं होगा। जनधन, डिजिटल भुगतान, उज्ज्वला, आयुष्मान, जल जीवन मिशन, पीएम आवास, पीएम किसान, हाईवे, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और कई दूसरे योजनाओं ने बड़े स्तर पर सरकारी सेवाओं और लाभ पहुंचाने की कोशिश को बदला है। लेकिन क्या मोदी सरकार के हर फैसले को सफल कहना सही होगा? तो जवाब है नहीं। नोटबंदी, बेरोजगारी, महंगाई, कृषि आय, संस्थागत स्वतंत्रता, सामाजिक तनाव और कई आर्थिक सामाजिक मुद्दों पर सरकार को लगातार सवालों का सामना करना पड़ता है। तो तस्वीर अब आपके सामने। आज का भारत एक दिन में नहीं बना। दशकों की मेहनत से संस्थान बने, उद्योग खड़े हुए, हरित क्रांति आई, आर्थिक सुधार हुए और फिर डिजिटल इंडिया, इंफ्रास्ट्रक्चर और कल्याणकारी योजनाओं ने विकास को नई रफ्तार दी। इसलिए सवाल सिर्फ कांग्रेस बनाम बीजेपी का नहीं, असल सवाल है क्या आम आदमी की जिंदगी बेहतर हुई? क्या गरीब को घर, किसान को सुरक्षा, बच्चे को अच्छी शिक्षा, मरीज को बेहतर इलाज और युवा को रोजगार मिला? क्योंकि सरकारें आती जाती हैं, नीतियां बदलती हैं, लेकिन देश आगे बढ़ता रहता है। इसलिए 70 साल बनाम 12 साल की बहस से आगे बढ़कर सवाल होना चाहिए, भारत ने क्या पाया, क्या खोया और अब आगे क्या करना है।
यही लोकतंत्र की असली कसौटी और यही तय करेगा कि आने वाले 25 साल का भारत कैसा हो। आप देख रहे थे हमारा ये खास कार्यक्रम कितने आजाद हैं हम। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही।